बहुत आसान क्वेश्चन था। आगे आता है कि देखो मैंने बताया ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ते हैं। कह रहे हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के क्या निकालो, जीरोस। अब जीरोस का मतलब होता है एक्स का वैल्यू, सर आपने पहले ही बता रखा है। अब अगर मैं इसमें आपको एक्स की वैल्यू निकालने के लिए बोलूं, तो कहीं ना कहीं आपको ये याद आ रहा होगा कि हमें फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। देखो जब तक फैक्टर नहीं निकलेंगे तब तक एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे। अब इसमें तो ना ऐसे कि इसको जीरो के इक्वल रख दोगे एक्स की वैल्यू निकाल दोगे, नहीं, क्योंकि क्वाड्रेटिक है। बात समझ में आ रही है? तो कहीं ना कहीं इसके आपको फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे, तभी इसके जीरोज निकालना पॉसिबल है। तो फैक्टर्स कैसे बनाए, तो याद करो अपनी 8वीं और 9वीं, जिसके अंदर हमें फैक्टराइजेशन पढ़ाया जाता था। तो इसमें एक मेथड लगा करता था जो बड़ा फेमस है, स्प्लिटिंग मेथड। याद है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जिसे कहते थे। मतलब इसमें हम मिडिल टर्म्स को स्प्लिट करके फैक्टर्स बनाएंगे और उसके बाद उसके जीरोस निकाल देंगे। ठीक है, लेट्स सपोज मैं यही वाला पार्ट लेता हूं, ए वाला पार्ट। ए वाले पार्ट में क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, अब जरा देखना, इसमें हमें मिडिल टर्म को कुछ इस तरीके से स्प्लिट करना है जिससे दो नंबर आए जिनका प्लस या माइनस करके क्या आए, 2 आए, और मल्टीप्लाई करके क्या आए, 8 आए। मतलब देखो, जिसकी मान लो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर के साथ और यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो 8। ठीक है, अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिसको प्लस या माइनस करके तो 2 आए मिडिल टर्म, और मल्टीप्लाई करके क्या है, 8, जो फर्स्ट और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करके आया है। ये एक बेसिक थ्योरी है। अब कुछ बच्चों को तो समझ में आता है मैथ्स, कुछ बच्चे सोचते हैं यार इतना डेंस इतना कॉम्प्लेक्स क्या है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बता दो सर हमें करने का। तो जरा ध्यान से सुनना, अगर कोई एक क्वेश्चन समझ में भी नहीं आता ना, तब भी आप कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा। नंबर 1 स्टेप, जब भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी हो, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से करो मल्टीप्लाई, कर दिया। इस केस में होगा तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस केस में 6 को उससे, समझ गए? तो हमें फर्स्ट को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आए उसका लेना है एलसीएम। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, एलसीएम ले लेंगे। अब हमें इसके एलसीएम से ही ऐसे दो नंबर बनाने हैं। अब देखो इसके एलसीएम में तो 3 नंबर है, पर अपने को कितने चाहिए, 2 नंबर, जिसको प्लस या माइनस करके 2 आए, मल्टीप्लाई करके तो 8 आएगा ही क्योंकि उसके फैक्टर है। तो देखो अगर मैं देखूं तो 2 × 2 4 और 2। अब देखो 4 और 2 जो नंबर है उनको प्लस या माइनस करके 2 आता है और मल्टीप्लाई करके 8 आ रहा है। मल्टीप्लाई हम देखते नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी उसके फैक्टर है, तो माइनस करके इनको क्या आएगा, 2 आ जाएगा, तो बस कहानी खत्म हो गई। ठीक है, धीरे धीरे समझ में आएगा। आधे बच्चों को तो आता होगा, 9th क्लास में भी था, ये नहीं आता तो आप इधर देख सकते हो। तो मतलब हमारे 4 और 2 फैक्टर्स बने हैं जिसको माइनस करके 4 आएगा। अच्छा चलो फैक्टर्स तो हैं, फैक्टर को लिखने का तरीका भी जान लो। हम सबसे पहले ना फैक्टर्स के पीछे एक तो एक्स लगाएंगे और आगे दोनों जगह माइनस। ठीक है, क्योंकि माइनस अगर लगाए तो उसको प्लस बनाना बड़ा आसान है, तो माइनस ही लगाएंगे अभी। अब हम चेक करेंगे, क्रॉस चेक। देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। 4 और 2 को अगर मैं प्लस करूंगा तो 6 आएगा, मुझे क्या करना है, माइनस, तो मैं इसके आगे प्लस का साइन लगा देता हूं। अब बोलोगे सर इसके आगे क्यों, उसके आगे क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मेरे भाई ध्यान से सुन, प्लस माइनस माइनस, 4 और 2 को माइनस करूंगा तो आंसर 2 आएगा, साइन किसका चाहिए, माइनस का, तो बड़े वाले करके माइनस छोड़ना पड़ेगा ना भाई। बात समझ में आ रही है? 4 - 2 और -4 + 2 दोनों में 2 और 2 ही है, और इसमें -2 है, तो इसलिए मैं इसके साथ जाऊंगा क्योंकि मुझे आंसर -2 चाहिए। यहां तक क्लियर हो गया? बाई चांस अगर आपको 1% ऊपर का समझ में नहीं भी आया, भूल जाओ, मैं दोबारा समझा, आगे पे फोकस करो जो प्रेजेंट चल रहा है। देखो जब ये 4 ऐसे डिवाइड हो जाता है तो इसमें से और इसमें से हम क्या निकालते हैं, कॉमन निकालते हैं। तो देखो हम इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, देखो इन दोनों में से तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा, हाँ एक्स आ रहा है बस, मतलब नंबर कोई कॉमन नहीं आएगा, इसमें एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स आ गया और यहाँ क्या बचा, 4। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में से 2 और यहाँ बचेगा एक्स माइनस, कॉमन समझते हो जो दोनों में हो। ठीक है, तो 2 कॉमन आ गया। अच्छा कॉमन में बच्चा समझता है कि सर 8 में से 2 कॉमन निकालेंगे तो 6 बचना चाहिए, मेरे भाई नहीं, माइनस नहीं करते हम डिवाइड करते हैं। मतलब 8 को अगर मैं 2 कॉमन निकाल रहा हूँ तो 8 को 2 से डिवाइड करूंगा, जो आंसर आएगा वो लिखूंगा। बस समझ में आई? इस तरीके से कहानी चलती है। अब एक आ गया x + 2 और एक आ गया x - 4, दो फैक्टर्स बन गए। बात समझ में आई? फैक्टराइजेशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इन दोनों को 0 के इक्वल रख देंगे, जैसे कि इसको 0 के इक्वल रख देंगे, x + 2 को 0 के इक्वल, x के लिए आ गई -2 और x - 4 को 0 के इक्वल, x = बात समझ में आई कि हम कैसे कर सकते हैं कि हम इसमें स्प्लिटिंग मेथड लगा के फैक्टर्स निकालेंगे, देन जीरोस निकालेंगे, तो ये दोनों जीरोस हो गए।
अभी हम देखो क्वेश्चन में आगे भी लिखा है रिलेशनशिप वेरीफाई करना, पर फिलहाल हम फोकस कर रहे हैं जीरोज निकालने पे, ठीक है। बाई चांस नहीं समझ में आता मैं एक और पार्ट कराता हूँ आपको, ठीक है। मैं आपको कराता हूँ ये वाला पार्ट, जरा देखो जरा, इसको हम कोने में फेंकते हैं। कोई नहीं, अगले पेज पे कर लेते हैं इसको। चलो देखो, अब हम क्या करते हैं, अगला वाला पार्ट करते हैं, ये वाला 6x² माइनस, यहाँ पे देखते हैं। अबे यार ये तो ना बड़ी मसूड़ी है इसमें भी, जरा सा भी करो ये। देखो सी वाला पार्ट क्या कह रहा है आपका, 6x² माइनस 3 और फिर क्या था आपका -7x, ठीक है। स्टेप नंबर 1 याद रखना है कि फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से करना है मल्टीप्लाई। मैं लिख देता हूं स्टेप 1, जिसको स्प्लिटिंग नहीं आती आराम से समझ में आ जाएगा। मल्टीप्लाई करना है आपको किसको, फर्स्ट वाले को थर्ड वाले से, फर्स्ट और थर्ड के टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देना है आपको। देखो मतलब 7 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे थोड़ा सा कैच ये है कि हमारा जो फॉर्मेट है ना इक्वेशन का वो सही नहीं है। मतलब हमारी इक्वेशन कोई भी ऐसी दिखती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² प्लस bx प्लस c, तो इसके अंदर आप देखो तो बीच में x वाला नहीं है, तो हम लगाएंगे तो यही, हम ऐसा नहीं हम गलत कर रहे थे, बस ये था कि इसको थोड़ा सा हमें मोल्ड करना पड़ेगा। मतलब इस इक्वेशन को मुझे कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा, 6x² माइनस 7x माइनस 3। बात समझ में आई, हम इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि बीच में ही x वाला आता है। अब हमारा वही स्टेप कि फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से करना है मल्टीप्लाई, तो 6 को आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आपने 6 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो आपका क्या आएगा 18, वेरिएबल्स को छोड़ के। अब जो आंसर आता है, स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया, आपने मल्टीप्लाई करा तो आपका क्या आ गया 18। स्टेप नंबर 2 आता है कि आप क्या करो, इसका एलसीएम लो। स्टेप नंबर 2 में कि एलसीएम लो आप किसका, जो आया मल्टीप्लाई करके 18 का। ठीक है भाई, एलसीएम ले लेते हैं। मान लो 18 का मैं एलसीएम लेता हूं तो 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब इन 3 नंबर आए, 4 नंबर आए, 10 नंबर आए, देखो एलसीएम में तो कोई भी नंबर आ सकते हैं। उसका आपको क्या करना है, उन 3 4 5 जितने नंबर में से 2 नंबर बनाने हैं जिसको प्लस या माइनस करके मिडिल टर्म आ जाए, ठीक है। मतलब इस 18 में से आपको 2 नंबर बनाना है इसके एलसीएम में से, जिसके अगर आप देखो तो 3 2 जा 6 और 3, अब कॉम्बिनेशन बनाने हैं। देखो 6 और 3 प्लस करके 9 आ रहा है, नहीं चाहिए, माइनस करके 3 आ रहा है, नहीं चाहिए। तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि हम क्या करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, 3 3 जा 9 और 2, एक को छोड़ना पड़ेगा, 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 9 और 2 माइनस करके 7 आता है। समझ रहे हो मेरी बात, वी हैव टू मेक कॉम्बिनेशंस। तो अगर हम देखें तो 7, ये स्टेप नंबर 3 है आपका, कि आपको क्या करना है कि ऐसे 2 नंबर बनाने हैं जिसको प्लस या माइनस करके क्या है बीच वाला। तो आप इसमें देखा आपने कि 9 और 2 था वो नंबर, बस 3 स्टेप में खत्म। इसके बाद आपको आसान लगता है क्वेश्चन, इसका तो कॉमन लेना है। बस समझ में आ रही है। स्टेप नंबर 1 फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करना है। स्टेप नंबर 2 जो आंसर आए उसका एलसीएम ले लेना है। स्टेप नंबर 3 उसके एलसीएम में से आपको 2 नंबर निकालने हैं जिसको प्लस या माइनस करके 7 आता हो। अब हम आगे बढ़ते हैं, 6x²। पहले तो देखो मैं दोनों जगह x और दोनों जगह माइनस लिखता हूँ, फिर मैं एडजस्ट करता हूँ। लाइक माइनस माइनस से प्लस होता है, मुझे तो 7 चाहिए, 11 होना चाहिए, तो मैं प्लस यहाँ करूंगा, लगाऊंगा। क्यों, क्योंकि साइन माइनस का चाहिए तो बड़ी वाले की जगह माइनस होना चाहिए। अब इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन, अगर 6 और 9 में से मैं कॉमन निकालूं तो क्या आएगा, मतलब ऐसा नंबर जिसके टेबल में दोनों आते हो, तो 3 के टेबल में दोनों आते हैं। बस समझ में आ रही है कि दोनों में कॉमन क्या है, x भी कॉमन है, बचा क्या 3 2 जा 6 और x माइनस 3 3 जा 9। बात समझ में आ रही है। अब प्लस का देखो इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आ जाएगा, 2x माइनस 3, 3x प्लस 1, 2x माइनस 3। क्लियर है। अब फैक्टर्स आ गए आपके पास, कॉमन निकालना आपको आना चाहिए बस। इसके बाद इसको एक बार 0 के इक्वल रखेंगे हम, दिख रहा है ना भाई, इसको एक बार 0 के इक्वल रखेंगे हम, तो यहाँ पे आ जाएगा
3x इज इक्वल टू -1 और फिर ये 3 नीचे चले जाएगा, x इज इक्वल टू -1/3। ऐसे आप इसके भी 0 निकाल सकते हो, ये 0 तो ये आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू 3/2। समझ में आई बारी बात? ये स्टेप्स नोट कर लो, उसको नोट कर लो, वीडियो पॉज कर सकते हो, टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करो। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। देखो मैं इसको मिटाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि हमारे को आगे बढ़ाना है। आप देख लो, उसको नोट कर लो, उसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, समझ लो, नोट कर लो। अब देखो, अब हम बात करते हैं कि सर ये तो आपने समझा दिया कि भाई स्प्लिटिंग मेथड हमें लगाना है, और कुछ इस तरीके से आपने पूरा मैनेजमेंट करके, मतलब पूरा प्रॉपर हमें स्टेप वाइज भी समझा दिया, स्टेप भी नोट कर लो। बट सर, है ना भाई, क्या मैंने बोला कि अगर हमारा क्वेश्चन ये आ जाए, क्वेश्चन क्या आ जाए, ये जिसके अंदर अपने को क्या करना है, ये दे रखा है बस 4u² + 8u। अब इसका क्या करेंगे? क्या सर इसमें स्प्लिटिंग लगाएंगे? पहले तो स्प्लिटिंग जब लगती है जब हमारा क्वेश्चन ना फॉर्मेट में हो, 3 टर्म्स हो, x² x वाला नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो हम इसमें स्प्लिटिंग नहीं लगाएंगे। उससे आसान तरीका है हमारे पास, तो हम क्यों स्प्लिटिंग पे जाएं? आसान तरीका ये है, आपको ना बचपन में देखो फैक्टराइजेशन करने के ना बहुत सारे तरीके हुआ करते थे। थोड़ा ना देख लेना यार स्पेलिंग इसकी। फैक्टराइजेशन करने के बहुत सारे तरीके हुआ करते थे। क्या बचपन में सिखाया जाता था? पहला कॉमन लेना, कि मतलब आप क्या करो, अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप कॉमन ले लो। ठीक है, फिर आया कि आप स्प्लिटिंग कर दो, अगर आपको फैक्टराइजेशन तब भी नहीं हो पा रहा, स्प्लिटिंग। ठीक है, और अगर आपको फैक्टराइजेशन फिर भी नहीं हो पा रहा तो आप प्रॉपर्टी लगाओ। तो मतलब ये आप ध्यान रखो कि ऐसा नहीं है कि मैं घर से याद करके आया हूँ कि यार इसमें तो प्रॉपर्टी लगनी है, ये तो मुझे याद है। ठीक है, नया क्वेश्चन आएगा पेपर में, आपको ये तो मिलेंगे नहीं। तो अब देखो कि अगर सबसे पहले हम कॉमन लेने की कोशिश करते हैं, अगर कॉमन नहीं निकलता हम स्प्लिटिंग लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें आराम से कॉमन निकल जाएगा आपका, तो स्प्लिटिंग की जरूरत ही नहीं है, पहले लगेगी नहीं स्प्लिटिंग, क्योंकि ये फॉर्मेट में नहीं लिखा हुआ। अब मैं क्या कह रहा हूँ, कॉमन का मतलब क्या है? देखो 4u² और 8u में से, देखो पहले 4 और 8 में से कॉमन क्या आएगा? 4। और u² और u में से कॉमन क्या आएगा? u। बात समझ में आई? बचा क्या? u प्लस 8 में से 4 कॉमन आ गया, बचा क्या? 2। मेरी बात समझ में आ रही है कि हमने क्या करा, इन दोनों में से एक तो 4 कॉमन निकाल दिया और एक दोनों में से u कॉमन निकाल दिया। ठीक है, बचा ये। अब देखो क्या दिक्कत है हमें, भाई 2 फैक्टर बन गए ना हमारे। देखो अब बोलोगे सर 2 कौन से? एक हो गया ये 4u और एक हो गया u + 2। क्या दिक्कत है भाई? मतलब वो होगा ना, मुश्किल करने की आदत लग गई तो आसान कराया तो करो, सर कोई गलत तो नहीं है? ऐसा नहीं होता। सीबीएसई में भी कभी वो इतने हलवा क्वेश्चन दे देते हैं, बच्चा कहता है अरे यार नहीं 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 नहीं, 3 नंबर में इतना आसान तो नहीं हो सकता, कुछ तो होगा इसमें। ऐसा जरूरी नहीं है भाई, कभी कभी आसान भी आ जाता है। तो देखो ना कितनी आसानी से इसके फैक्टर्स निकल गए और इसके जीरोस भी निकल जाएंगे। 4 डिवाइड में जाएगा तो 0 और u इक्वल टू -2, 2 जीरोस आराम से आ गए। ठीक है भाई, तो इसके भी जीरोस हमने निकाल दिए। अब आप कहते हो सर ठीक है, चलो ये भी समझ में आ गया कि चलो आपने कॉमन लेके भी एक सिखा दिया। अब सर अगर हम देखें, देखो ये वाला पार्ट तो आप कर सकते हो आराम से, क्योंकि इसके अंदर आपका स्प्लिटिंग लगना है कि फॉर्मेट में लिखा हुआ है, घर पे कर लेना। रही बात इसकी, तो ये भी थोड़ा डिफरेंट है, ये भी क्या है, थोड़ा डिफरेंट है। तो t² - 15, अब इसका क्या करें? तो हाँ सर आपने बताया था कि कॉमन लेना होता है, भाई कॉमन ले लो, इसमें कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा और कॉमन आ भी रहा है। देखो हमारा ना मकसद ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि जो स्क्वायर है ना हट जाए, समझ रहे हो ना, तभी तो हम वैल्यूज निकाल पाएंगे। अब इसमें t का स्क्वायर हट ही नहीं पा रहा, क्योंकि यहाँ तो t कॉमन आता है, इसके अंदर u कॉमन आया ना, तो ये देखो फैक्टर्स बन गए, u² हट गया, क्वाड्रेटिक का इफेक्ट हट गया। तो इसमें कॉमन कुछ आएगा नहीं, पर अगर हम 1 ले भी लें तो भी हम कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे, तो स्प्लिटिंग भी लगेगा नहीं, क्योंकि फॉर्मेट में तो लगा प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या होती है? देखो अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख दूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि t² - √15 का स्क्वायर, लिख सकता हूं ऐसे? भाई √15 का स्क्वायर, बात तो वही है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। बट ऐसा कर क्यों रहा हूं मैं? इसमें लगा रहा हूं मैं प्रॉपर्टी। मैंने आपको फिर बताया था कि लास्ट तरीका प्रॉपर्टी लगाना होता है इफ वी वांट कि हमें अपना आंसर निकालना है, तो हमें फैक्टर्स बनाने हैं। तो प्रॉपर्टी क्या होती है? a² - b² इज इक्वल टू a + b और a - b। मतलब a² - b² हम कैसे निकाल सकते हैं? a + b और a - b करके। अब अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं बच्चों, भाई अगर मैं इसको इससे कंपेयर करता हूं तो कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा? इसमें 9th क्लास पढ़ के आए हो, आपने प्रॉपर्टी लगाना सीख के आए हो। तो अगर मैं इसमें प्रॉपर्टी लगाऊं तो ये क्या बनेगा? t + √15 और एक बनेगा t
माइनस रूट 15 है कि नहीं, बनेगा ना भाई, टी प्लस रूट 15 और टी माइनस रूट 15, दो फैक्टर बन गए आपके। अब क्या दिक्कत आ रही है, टी स्क्वायर भी हट के दो फैक्टर ही बन गए, अब तो कोई टेंशन ही नहीं है। आप सीधा इसको 0 के इक्वल रख दो, तो ये हो जाएगा टी इज इक्वल टू माइनस रूट 15, और एक बार इसको 0 के इक्वल रख दो, तो ये हो जाएगा टी इज इक्वल टू रूट 15। बात समझ में आ रही है भाई, क्लियर हो रहा है? तो इस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में निकालना सिखाया जीरो, जिसमें हमने क्या क्या सीखा, हमने सीखा कि स्प्लिटिंग मेथड होता है एक, मिल्टन स्प्लिटिंग। अब उसको करते कैसे, हमने दो क्वेश्चन से समझा, ठीक है, और हमने समझा कि यार हरदम थोड़ा स्प्लिटिंग लगेगा, तो कॉमन निकाल के भी हम अपने फैक्टर्स बना सकते हैं, जीरोस निकाल सकते हैं, और हम प्रॉपर्टी लगा के भी अपने जीरोस निकाल सकते हैं। बस समझ में आई बच्चों? बट मुद्दा यह है कि सर क्वेश्चन तो इनकम्प्लीट कराया आपने, आपने हमें जीरोस निकालना सिखा दिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बट इसका क्या, जो ये वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट, ये क्या बला है? तो हम इसको समझते हैं। देखो जरा, देखो बात कुछ ऐसी है कि जो हम ये जीरोस निकालते हैं, इसका ना 10th में आके नामकरण रख दिया गया, इसको नाम दे दिया गया, ठीक है। क्या नाम दिया गया? इस देखिए, देखो दो जीरोस निकलते हैं, अब दो ही जीरोस क्यों निकलते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, जितना जिसका डिग्री उतने इसके जीरो, तो क्वाड्रेटिक से दो जीरोस निकलते हैं। तो इसमें हम पहले वाले जीरो को मानते हैं अल्फा और दूसरे वाले को बीटा, ये नामकरण है, पहली बात तो ये समझो, ठीक है। बस जीरोस को हम क्या मानते हैं, अल्फा और बीटा। क्वेश्चन की डिमांड ये है कि आप जीरोस और कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट का मतलब क्या होता है, आप देखो ये क्वेश्चन होती है ना हमारी, तो ये जो ये ए कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर के साथ में लिखा होता है, जो बी कॉफिशिएंट है एक्स का, सी बी कॉफिशिएंट, मतलब कॉफिशिएंट समझते हो ना, तो वेरिएबल्स के साथ लिखे होते हैं, उनको कॉफिशिएंट्स बोला जाता है। अब जीरोस और कॉफिशिएंट में क्या निकालना है अपने को, रिलेशन। तो जरा देखो, हम एक बीच में पेज ऐड करते हैं, मान लो मैं आपको कौन से क्वेश्चन कर रहा हूँ, देखो कोई से भी कभी करा सकता हूँ, चलो इसका ही करा देता हूँ, रूट 15 वाला जो आपने करा था। देखो अभी आपने इसके जीरोस निकाले, इसको आप अल्फा मान सकते हो, इसको आप बीटा मान सकते हो। इसमें एक फॉर्मूला होता है वेरिफिकेशन का, क्या फॉर्मूला होता है, देखो फॉर्मूला ये होता है कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, मतलब अल्फा प्लस बीटा, पता है किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए। अब बोलोगे सर ये क्या बोला है, मतलब देखो जीरोस का सम अगर मैं करता हूं तो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होना चाहिए, वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होना चाहिए वो। अब माइनस बी अपॉन ए क्या होता है, देखो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमारी एक इक्वेशन ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरीके से एक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कि नहीं होता। अब इसके अंदर हम जो ए बी और सी हैं इसको क्या मानते हैं, कॉफिशिएंट। तो इसी फॉर्मूले में यह है कि एक तरफ कॉफिशिएंट है और एक तरफ जीरोस हैं, अगर ये दोनों साइड इक्वल आ जाती हैं तो हमारा जीरोस और कॉफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करिए, ठीक है। एक बार करके देखते हैं तो और समझ में आएगा। क्वेश्चन हमारा जो था वो था टी स्क्वायर माइनस 15, इसके अंदर अल्फा की वैल्यू आई थी माइनस रूट 15 और बीटा की वैल्यू आई थी 15। मैं बना नहीं रहा क्वेश्चन, ये देखो आपको दिख रहा है, अगर आपने नोट करा तो आपको और समझ में आया होगा, ठीक है भाई। तो अब हम इसको करते हैं, देखो सम ऑफ जीरो का मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस रूट 15 और प्लस रूट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन है। अब बोलोगे सर माइनस बी अपॉन है, बी क्या है सर, बी तो 15 है। नहीं, पहली चीज हमें वैल्यूज निकालने से पहले क्या करना पड़ेगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे, इस इक्वेशन को मुझे ऐसे लिखना है 1t स्क्वायर, अब इसके अंदर टी स्क्वायर के बाद टी आना चाहिए था ना, कायदा तो यही कहता है, रूल तो यही कहता है। तो इसके अंदर टी नहीं है तो मैं 0t लिखूंगा और माइनस का 15 ऐसे। मेरे पास समझ में आ रही है? मतलब बच्चों कंपेयर करके यहाँ b की वैल्यू 15 मत लिख देना, क्योंकि 15 b है ही नहीं। b क्या होता है, जो x के साथ है, मतलब जो t के साथ है, वेरिएबल चेंज हो सकते हैं, और जो मिडिल में होता है, ठीक है। ये जो 15 है तो कांस्टेंट टर्म है, वो c होगा। बात समझ में आई? अगर आप कंपेयर करो इसको इससे, बताना जरा a की वैल्यू कितनी होगी, बताओ a की वैल्यू कितनी होगी 1, b की वैल्यू कितनी होगी, बोलो बोलो 0, अपने मन में बोला करो, तुम बोलोगे यहाँ तक आवाज आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। सी की वैल्यू कितनी होगी, बिल्कुल सही, -15, -15 ही होगी, 15 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि प्लस में है हमारा फॉर्मूला, और अगर आंसर यहाँ पे माइनस में तो कंपैरिजन करके माइनस में। अब हो गया शॉर्ट मामला।
माइनस बी तो 0 है, ए तो 1 है। अच्छा देखो इधर प्लस माइनस माइनस से कट जाएगा, ये भी 0 आएगा और ये भी 0 आएगा, तो प्रूफ हो गया है ना, सम ऑफ जीरो कोएफिशिएंट के इक्वल हो गए। अब हम सम तो करते ही, हम प्रोडक्ट को भी वेरीफाई करते हैं, मतलब इसको हम दो तरीकों से करते हैं और दोनों ही करना जरूरी है। जिसकी प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है आपका, प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है आपका अल्फा इंटू बीटा। भाई जीरो का प्रोडक्ट का मतलब क्या है, देखो पहला जीरो हमारा अल्फा, दूसरा जीरो बीटा, उन दोनों का प्रोडक्ट अगर हम करेंगे तो हमारा फॉर्मूला बनता है सी अपॉन ए। ये फॉर्मूला है तो याद करना। अब इसको वेरीफाई करते हैं, देखो अल्फा कितना है -√15, बीटा कितना है √15, सी अपॉन ए। अब सी कितना है जरा देखना, -15, ए कितना आपका 1, ठीक है। अब देखो √15 इंटू √15, अगर माइनस को आप साइड कर दो तो √15 इंटू √15 क्या बनेगा, √15 का स्क्वायर, अरे -15, माइनस को साइड कर दोगे, माइनस दोनों में नहीं है इसलिए मैं उसको अलग से करती हूँ। स्क्वायर से रूट कटेगा, आ जाएगा -15 और ये भी आ जाएगा -15। है भाई, समझ में आ रहा है। तो दोनों अगर -15 आ गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि ये वेरीफाई हो चुका है, ये भी वेरीफाई हो चुका है, मतलब हमारे आंसर सही थे। वेरिफिकेशन जब ही होता है जब हमारे आंसर सही, मतलब अल्फा बीटा की वैल्यू सही होती है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, मतलब आपको कोई भी पार्ट है जैसे इसके अंदर है, ये आपका अल्फा था, ये आपका बीटा था, तो उसके अंदर भी कर सकते हो। सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू -b अपॉन ए, समझ गए, ए बी सी की वैल्यू इसमें भी निकाल सकते हो, पर शर्त ये है कि वैल्यू निकालने से पहले इसको इसमें कन्वर्ट कर देना। इसकी सिचुएशन में एक्स स्क्वायर है, इसमें यहाँ पे आपको जीरो लगाना पड़ेगा सी की जगह, को सी नहीं। मेरी बात समझ में आई। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 के हम जीरोस निकालते हैं और देन उसको वेरीफाई भी करते हैं। क्लियर है, क्वेश्चन 1 डन हो गया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। जरा देखिए, जरा देखिए